वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद, डायरेक्टर अमरकांत चौधरी। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज न्यू टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका हिंदी होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जटिल यौगिक का नामकरण। जटिल यौगिक का नामकरण बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर यहाँ पर ये धनात्मक आवेश है और न्यूट्रल आवेश का मतलब क्या होता है, शून्य। नॉर्मली एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर ही, कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पे प्लस या उदासीन आवेश है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इस पर प्लस आवेश है, उदासीन का मतलब क्या, जीरो आवेश। अगर इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर सेंट्रल मेटल एटम कॉपर हो, Cu हो, तो हम IUPAC नेम में डायरेक्ट कॉपर लिखेंगे, डायरेक्ट कॉपर लिखेंगे। लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ऋणात्मक आवेश हो और ऊपर ऋणात्मक आवेश हो और सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कॉपर हो, तो IUPAC नेम में हम क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। तो ये अच्छा टॉपिक है सिंपली कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश शून्य हो या धनात्मक हो तो सेंट्रल मेटल एटम का हम ओरिजिनल नाम लिखते हैं। जैसे कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, मरकरी है तो मरकरी लिखेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक हो तो उसके नाम में हम क्या करते हैं, ATE लगाते हैं। जैसे कि अगर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक है, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कॉपर है, तो हम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम में क्यूप्रेट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक हो और सेंट्रल मेटल एटम के रूप में निकेल हो, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में निकल हो, तो IUPAC में क्या लिखते, निकेलेट। IUPAC में क्या लिखते, IUPAC नेम में हम क्या लिखते, निकेलेट। तो ये बात हमारे समझ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि अगर आवेश धनात्मक हो तो ओरिजिनल नाम लिखते हैं, आवेश ऋणात्मक हो तो ओरिजिनल नाम नहीं लिखते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, ATE। जैसे ये कॉपर है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। निकेल है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस या शून्य या उदासीन हो तो ओरिजिनल नाम लिखते हैं। जैसे कॉपर होगा तो कॉपर ही लिखेंगे IUPAC नेम में, निकेल होगा तो निकेल लिखेंगे, लेड होगा तो लेड लिखेंगे, सिल्वर होगा तो सिल्वर लिखेंगे, आयरन होगा तो आयरन लिखेंगे, मरकरी होगा तो मरकरी लिखेंगे, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट लिखेंगे, क्रोमियम होगा तो क्रोमियम ही लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस या उदासीन है और सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्रोमियम है तो IUPAC नेम में हम क्रोमियम ही लिखेंगे। लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर उक्त सहसंयोजन क्षेत्र के ऊपर आवेश ऋणात्मक है तो ओरिजिनल नाम में हम क्या लगाते हैं, ATE। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉपर हो आवेश ऋणात्मक हो तो IUPAC नेम में लिखेंगे क्यूप्रेट। निकल होगा तो IUPAC नेम में लिखेंगे निकलेट, लेड होगा तो IUPAC नेम में लिखेंगे प्लम्पेट, सिल्वर होगा तो IUPAC नेम में लिखेंगे अर्जेंटेट,
आयरन होगा तो IUPAC नेम में लिखेंगे फेरेट, मरकरी होगा तो IUPAC नेम में लिखेंगे मर्क्यूरेट, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, और क्रोमियम होगा तो क्रोमेट लिखेंगे। तो सिंपली आप समझे कि आवेश ऋणात्मक है किस पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। अगर सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्रोमियम हो तो उसका IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, क्रोमेट। जस्ट यही बात को अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस या उदासीन हो तो लिखते हैं राइट द नेम ऑफ मेटल विथ रोमन डिजिट। मतलब क्या है कि मेटल का हम नाम लिखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ही देखिए कि कॉपर है तो कॉपर लिखते हैं, कॉपर है तो कॉपर लिखते हैं। राइट द नेम ऑफ मेटल मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है उसका नाम लिखते हैं विथ रोमन डिजिट। रोमन डिजिट का मतलब क्या, रोमन डिजिट आखिर यहाँ पर क्या है, तो सिंपली यहाँ पे जानते हैं कि रोमन डिजिट यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से रोमन डिजिट क्या बदलाता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। रोमन डिजिट क्या बदलाता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो रोमन में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो अगर सेंट्रल, तो सिंपली रोमन डिजिट के बारे में सीखिए कि रोमन डिजिट सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाद रोमन डिजिट में क्या रहता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम बदला है, माने कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो बगल में इसी तरह से IUPAC नेम में आपको 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे हम अच्छे से लिख दिए हैं कि रोमन डिजिट इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। रोमन डिजिट क्या बदलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। अब वही बात है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक हो, माइनस हो, तो वही बात लिखा राइट द नेम ऑफ मेटल हैविंग सफिक्स 8 विथ रोमन डिजिट। वही बात लिखा हुआ है कि आवेश ऋणात्मक हो तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम किसके साथ लिखेंगे, सफिक्स 8 के साथ हम लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रोमन डिजिट। रोमन डिजिट में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। वही बात है देखिए यहाँ पे कि हम धातु का नाम तो कॉपर, वही बात यहाँ पे कि ये कॉपर है तो कॉपर को किसके साथ लिखा गया, सफिक्स 8 के साथ। मतलब क्या, सफिक्स 8 का मतलब लास्ट में क्या लिखा रहेगा, ATE। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, सीखना है कि निगेटिव लिगेंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं कि 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो बारी बारी से सीखेंगे कि निगेटिव लिगेंड का नाम हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव लिगेंड का नाम हम कैसे लिखते हैं और न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं। तो पहले हम निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं वो हम सीखते हैं। तो निगेटिव लिगेंड्स हैव सफिक्स, निगेटिव लिगेंड का सफिक्स होता है, सिंपली बहुत आसान है। अगर निगेटिव लिगेंड के अंत में IDE हो तो IDE को हटा के हम क्या लिख देते हो, O। जैसे OH माइनस निगेटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड का नाम है हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब ये इसका हम जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या है होगा, इसका सफिक्स IDE को हटा के हमको क्या लिखना होगा, O। HYDROX। अब IDE को नहीं लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो सिंपली आपको बतलाए हम कि अगर लिगेंड के लास्ट में IDE हो तो IDE को हटा के हमको क्या लिख देना, O। अगर लिगेंड के नाम के लास्ट में ITE हो तो सिर्फ E को हटा के क्या लिखना, O। अगर लिगेंड के नाम के लास्ट में ATE हो तो सिर्फ E को हटा के क्या लिखना, O। अब इसका नाम आप बहुत आसान से लिख सकते हैं, जैसे कि Cl माइनस है तो Cl माइनस का नाम क्या होता है, तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि Cl माइनस का नाम क्या होता है, क्लोराइड। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो इसी Cl माइनस को हम कैसे लिखते हैं,
तो Cl माइनस क्लोराइड आपको अभी तुरंत बताया कि अगर लास्ट में IDE हो तो IDE को हटा के क्या देना है O। यहाँ पे सिंपली बहुत आसान है, पहले लिख देना है CHLOR, IDE को हटा के क्या देना है O। अब यहाँ पर ब्रोमाइड में भी IDE है तो IDE को हटा के क्या लिख देना O, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो। सल्फाइड जब लास्ट में ITE हो तो E को हटा के क्या लिखना है O, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको हटाएंगे E, और E को हटा के क्या लिखना है O। इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फीटो। क्या नाम हो जाएगा सल्फी, E को हटा के क्या लिख देना सल्फीटो। कार्बोनेट लास्ट में ATE हो तो सिर्फ E को हटा के क्या लिखना है O, यहाँ पर सिर्फ E को हटा के O लिखना है तो CO3 माइनस का नाम क्या हो जाएगा कार्बोनेटो। सल्फेट का नाम क्या हो जाएगा, तो E को हटा के क्या लिखना है O, तो क्या हो जाएगा सल्फेटो। नाइट्रेट लास्ट में AT है तो E को हटा के क्या लिखना O, तो नाइट्रेटो। नाइट्रेटो यहाँ तक लिख लेना नाइट्रेट NiTr18 सिर्फ E को हटा के क्या लिखना O। अब यहाँ पे C2O4 है, C2O4 2 माइनस का नाम होता है ऑक्सीडेट, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या नाम होगा, तो लास्ट में AT है तो E को हटा के क्या लिखना O, तो क्या लिखेंगे ऑक्जेट LAT, E को हटा के लिखना O ऑक्सीडेटो। ग्लाइसिनेट है लास्ट में AT है तो E को हटा के क्या लिखना O, तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। और यहाँ पर एसीटेट है तो E को हटा के क्या लिखना O, तो एसीटेटो। NO2 माइनस को हम दो प्रकार से लिखते हैं, NO2 माइनस को दो प्रकार से लिखते हैं, NO2 माइनस और ONO। दो प्रकार से लिखने का मतलब क्या है, दो प्रकार से लिखने का मतलब यही है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NO2 दिया रहे तो समझेंगे कि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन उप सहसंयोजन बंधन बनाया। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ONO रहे इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NO2 दिया रहे तो IUPAC नेम में हम क्या लिखेंगे नाइट्रेटो N, मतलब N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ONO दिया हो तो हम IUPAC नेम में क्या लिखेंगे नाइट्रो O, मतलब क्या ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब हम O-2 का नाम होता है ऑक्साइड, लेकिन IUPAC नेम हम लिखेंगे तो O-2 का नाम क्या लिखेंगे ऑक्सो। O2-2 ये परऑक्साइड होते हैं, लेकिन जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो O2-2 का नाम क्या लिखेंगे परऑक्सो। इसी तरह NH2- का नाम हम क्या लिखेंगे एमीन। अब हम इतने ज्यादा पढ़ लिए निगेटिव लिगेंड के बारे में, निगेटिव लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे, इतना से ही आपको हर एक क्वेश्चन जेईई नीट और बोर्ड का बन जाएगा। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, सारे सिलेबस के एग्जाम्पल आपको हम बतलाएंगे। तो निगेटिव लिगेंड का नाम हम कैसे लिखें ये आप अच्छे से सीखे। अब सीखते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं उदासीन लिगेंड या उदासीन संलग्न। तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, अगर आप जानते हैं कि H2O, NH3, इथिलीन डायमीन ये सब
न्यूट्रल लिगेंड के क्या है उदाहरण, H2O न्यूट्रल लिगेंड के उदाहरण है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड के उदाहरण। H2O जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो तो IUPAC नेम में H2O का नाम क्या लिखेंगे, एक्वा या एक्वो। एक्वा और एक्वो दोनों एक ही चीज है। NH3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। यहाँ पे डबल एम देंगे, अगर डबल एम नहीं देंगे तो आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इथिलीन डायमीन को इथिलीन डायमीन ही बोलेंगे, या इसका नाम एक और होता है इथेन 1,2 डायमीन। CO रहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो इसका नाम कार्बोनिल होगा, NO रहे तो नाइट्रोसिन, PH3 रहे तो फॉस्फीन, C6H5 होल थ्राइस P रहे या PPH रहे। C6H5 फिनाइल होता है, फिनाइल का संकेत PH या 5 भी होता है। ये रहे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो IUPAC नेम में लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। PY रहे तो पाइरिडिन, CS रहे तो थायोकार्बोनिल, NS रहे तो थायोनाइट्रोसिन और H2NCS NH2 रहे तो थायोयूरिन। ये रहे तो डाइपाइरिडिन। तो नेगेटिव लिगेंड का बहुत सारे एग्जाम्पल को हम यहाँ पे पढ़े कि न्यूट्रल लिगेंड PY रहे तो IUPAC नेम में पाइरिडिन लिखेंगे, PH3 रहे तो IUPAC नेम में फॉस्फीन लिखेंगे। तो नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे अभी तुरंत सीखे। अब एक लास्ट ही बचा है कि पॉजिटिव लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड का सफिक्स क्या होता है, IUN। इसका मतलब है कि पॉजिटिव लिगेंड के नाम के लास्ट में क्या होंगे, IUN। जैसे एग्जांपल है NH4 प्लस का नाम क्या होता है, अमोनियम। देखिए लास्ट में IUM है, मतलब इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स क्या है, IUN। NH2 NH3 प्लस का नाम होता है हाइड्रोजीनियम, NO प्लस का नाम होता है नाइट्रोसिलियम। नोट में एक चीज है, इसको समझना जरूरी है। सिंपली हम ये बतला रहे हैं कि ये डबल एम NH3 अकेला रहे तो उसके नाम में हम डबल एम लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। लेकिन ये यहाँ पर CH2 NH2 NH2 तो हम ऐसे लिख देंगे, दो कार्बन है इथिलीन या इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइएमीन। क्योंकि अभी तुरंत हम आपको सिखाए हैं कि एमीन में डबल एम नहीं लिखेंगे तो गलत है। लेकिन सिर्फ अकेला NH3 रहे, तो डबल एम का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे दो NH2 है, तो हम डबल एम का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल केस है यहाँ पर कि अगर NH3 मोनोडेंटल लिगेंड एक दंतुर लिगेंड का कार्य करता है तो हम डबल एम का कार्य करें। तब उसके IUPAC नेम में हम क्या लिखेंगे, डबल एम। लेकिन अगर कोई भी लिगेंड का डेंटेड कैरेक्टर मोनोडेंटेड छोड़ के दूसरा, जैसे बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड, मतलब क्या है कि NH3 हो लेकिन मोनोडेंटेड नहीं है तो उसके नाम में हम सिंगल एम लिखेंगे। अगर डबल एम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइएमीन। तो एक चीज सीखे कि एमीन बाइडेंटेड लिगेंड ट्राइडेंटेड लिगेंड में हो तो एक ही एम होगा, एमीन के स्पेलिंग में एक ही एम होगा। लेकिन अगर एमीन मोनोडेंटेड हो तो नेम में डबल एम होगा। एक चीज दिमाग में रखना है कि एमीन मोनोडेंटेड लिगेंड के रूप में हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी के IUPAC नेम में डबल एम होगा। और इसके अलावा NH2 कहीं पर भी हो, बाइडेंटेड में हो, ट्राइडेंटेड में हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल एम का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डबल एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वही बात लिखा हुआ है इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड एमिनो लिगेंड। मतलब क्या है, पॉलीडेंटेड मतलब बहुदंतुर एमिनो लिगेंड के केस में
हम नाम में सिंगल एम का प्रयोग करते हैं, अगर डबल एम का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, और इसका नाम इथिलीन डायमीन होता है, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये बेहतर तरीका से सीखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे ही होता है। आयोनाइजेशन स्फीयर को हम काउंटर आयन कहते हैं। लेक्चर 1 में इसके बारे में आपको बेहतर तरीका से बता चुके हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, दो ही जगह आयोनाइजेशन स्फीयर हो। दिमाग में सेट कर देना है कि जो पहले रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई एटम है, कोई यहाँ पर परमाणु है, ये पहले है, ये सबसे पहले है, इसका नाम सबसे हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे कोई एटम है, ये सबसे पहले है, इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर कोई परमाणु यहाँ पर, कोई भी परमाणु यहाँ पर है, मतलब है कि सबसे बाद में है, इसका नाम हम सबसे बाद में लिखेंगे, इसका नाम हम सबसे लास्ट में। उसके बाद अब आया बात कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पेसिस के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पेसिस का नाम हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या देंगे, लिगैंड की संख्या कितनी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगैंड की संख्या कितनी। तो यहाँ पर लिगैंड की संख्या 4 है, यहाँ पे लिगैंड की संख्या 4 है। तो सबसे पहले ये बतलाएंगे कि लिगैंड की संख्या कितनी है, 4। लिगैंड की संख्या के बारे में लिखने के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड। लिगैंड की संख्या लिखने के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड। लिगैंड का नाम हम जैसे लिखते हैं, लिगैंड के नाम लिखने के बाद हम किसका नाम लिखते हैं, तीसरा नंबर में सेंट्रल मेटल एटम का, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। लास्ट में क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या। तो सीखे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पेसिस को कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं IUPAC में लिगेंड की संख्या को। सेकेंड नंबर में किसको लिखते हैं, लिगेंड के नाम को लिखते हैं। थर्ड नंबर में किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। और चौथा नंबर में क्या किसको लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को। इसके बाद यहाँ पे सीखेंगे कि अगर लिगेंड की संख्या 2 हो तो डाई का प्रयोग करते हैं, लिगेंड की संख्या 3 हो तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, लिगेंड की संख्या 4 हो तो टेट्रा का प्रयोग करते हैं, लिगेंड की संख्या 5 हो तो पेंटा का प्रयोग करते हैं, लिगेंड की संख्या 6 हो तो हेक्सा का प्रयोग करते हैं। कब, जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 है तो ट्राई का, 4 है तो टेट्रा। लेकिन अदर मोनोडेंटेड अदर मतलब क्या, बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो। अगर बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या 2 हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 22 का। बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या 2 हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, 22 का। 3 हो तो किसका प्रयोग करेंगे, 23 का। 4 हो तो किसका प्रयोग करेंगे, टेट्रा 30 का। 5 हो तो किसका प्रयोग करेंगे, पेंटा 30 का। 6 हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हेक्सा 30 का। तो सिंपली यहाँ पे सीखिए कि मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 है तो मोनोडेंटेड को छोड़ के बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, अगर उसकी संख्या 2 है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 22 का। कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बारे में और भी आगे हम बेहतर तरीका से बतलाएंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड एक ही है, लिगेंड NH3 है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही लिगेंड उपस्थित है। लेकिन
क्वेश्चन में हो सकते हैं एक से अधिक लिगेंड। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने लिगेंड है? 2। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने लिगेंड है? 3। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से अधिक लिगेंड हो तो लिगेंड का नाम हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से अधिक लिगेंड हो तो लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। मतलब अल्फाबेट में जो लिगेंड पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम, और अल्फाबेट में जो लिगेंड सबसे अंतिम में आता है उसका नाम सबसे हम लास्ट में लिखते हैं। अब थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम जल्दी लिख लेंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना बहुत ही आसान है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये पांचों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना। एक एक करके सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि CuNH3 4C। जैसे एक क्वेश्चन बनाना सीख गए, मतलब कि सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना आप सीख गए। एक क्वेश्चन को पहले बेहतर तरीका से सीखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस है कि माइनस है कि 0 है, ये पहले हमको जानना। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन का आवेश क्या होता है? माइनस। तो क्लोरीन का आवेश माइनस है, क्लोरीन का आवेश माइनस होता है Cl2, तो 2C। क्लोरीन का आवेश माइनस है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश क्या होगा? प्लस। जैसे एग्जांपल है कि NaCl में Na का आवेश प्लस होता है और Cl का आवेश माइनस होता है। प्लस आवेश वाला को लेफ्ट में लिखते हैं और माइनस आवेश वाले को हम राइट में लिखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस है और क्लोरीन पर आवेश माइनस। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस होता है तो हम जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ओरिजिनल नाम लिखते हैं। जैसे कि आयरन होगा तो आयरन ही लिखेंगे, यहाँ पे कॉपर है तो हम कॉपर ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका नाम हम नहीं लिख सकते। अब इसके अंदर की चर्चा करते। अंदर में आपको बदलाए अभी कि सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम IUPAC नेम में किसको लिखेंगे? लिगेंड की संख्या के लिए। और आपको बताया है कि जब मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो लिगेंड की संख्या 4 हो तो 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेट्रा का। 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेट्रा का। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड की संख्या को। लिगेंड की संख्या 4 है तो 4 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टेट्रा। अभी तुरंत आपको हम यहाँ पर बताएं। उसके बाद 1 नंबर का काम, लिगेंड की संख्या का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड। किसका? लिगेंड के रूप में NH3 है और आपको अभी तुरंत पढ़ाया है कि NH3 का नाम क्या होता है? Ame। लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। अब आवेश प्लस है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर तो हम ओरिजिनल नाम लिखेंगे। तो कॉपर का ओरिजिनल नाम क्या होता है? COPPER। उसके बाद छोटी कोष्ठ में हम रोमन डिजिट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है, बहुत पहले भी सिखा चुके हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होंगे? 2, क्योंकि इसका NH3 का आवेश 0 और क्लोरीन का आवेश -2 उधर जाएगा तो +2। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितने आ गए? 2। यहाँ पे रोमन में लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे 2 लिख देंगे तो नाम क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। कॉपर 2। अब ये यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका नाम क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम बेहतर तरीका से आप सीखते। एक रहे
ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए, NH3 का आवेश 0 होता है तो 4, NH3 का आवेश 0 होता है तो 0 गुने 4, अब क्लोरीन का आवेश -1 होता है, अब गुने 2 बराबर 0, तो x जोड़ 0 माइनस 2 बराबर 0, x बराबर +2। आपको, आप लोगों को अगर पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट बिना पेन उठाए ही बना सकते हैं। तो इसका नाम लिखना सीख गए, आप बहुत जल्दी ये सब का नाम हम लोग लिख पाएंगे। NiCl4 पर आवेश 2 माइनस, तो यहाँ पे लिगेंड की संख्या 4 है, तो टेट्रा, Cl है क्लोरो, क्लोरीन का नाम, क्लोराइड का नाम क्लोरो होता है, अभी थोड़ा देर पहले बतला ये है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का आवेश ऋणात्मक है, तो ओरिजिनल नाम हम नहीं लिखेंगे, तो ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ATE लगाते हैं। तो टेट्रा क्लोरो, निकेल है तो हम क्या लगाएंगे, निकेल लिखेंगे, लेकिन इसमें जब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का आवेश माइनस होता है तो हम क्या लगाते हैं, ATE, इसका नाम क्या हो जाएगा, निकेल। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितने होंगे, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है। निकेल का X मान लेंगे, क्लोरीन का -1 × 4, यहाँ पर आवेश -2 है तो बराबर -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर 4 -2 बराबर +2। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया, तो यहाँ पे रोमन में 2 लिखेंगे। ऊपर में आयन है तो यहाँ पर आयन लिखेंगे। तो सिंपली अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन में प्लस या माइनस दिया हो तो उसके IUPAC नेम में लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आयन। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस आवेश कुछ भी आवेश, प्लस माइनस कुछ भी आवेश न दिया हो तो लास्ट में आयन लिखना जरूरी नहीं। तो ये भी आप बेहतर तरीका से सीख गए। अब थर्ड क्वेश्चन है कि K4 एफिशिएंसी का नाम क्या होगा, तो आपको बतलाए हैं अभी थोड़ा देर पहले कि यहाँ पर जो रहेगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। आप जानते हैं कि K किसका संकेत होता है, पोटेशियम का, पोटेशियम। अब सीखेंगे कि एफिशिएंसी ऋणात्मक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है और पोटेशियम का आवेश क्या होता है, +1। तो 4 पोटेशियम है तो 4K प्लस, तो FeCN6। पोटेशियम पर आवेश प्लस है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या हो जाएंगे, माइनस, तब तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल। तो 4 पोटेशियम पर आवेश प्लस, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होगा, माइनस। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस आया तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम का ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे। सेंट्रल मेटल का ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे आयरन है तो क्या लिखेंगे, फिर एक सफिक्स ATE लेंगे। तो पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पीशीज की चर्चा करेंगे। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड की संख्या का, तो 6 लिगेंड है तो 6 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, हेक्सा। CN है तो CN का नाम क्या होता है, साइन। Fe अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस हो, कुछ देर पहले ही बतलाए हैं, उसका नाम क्या होता है, फेरेट। क्या होता है, फेरेट। अब ये सब सटा होना चाहिए, फेरेट और ये OF के बीच में ज्यादा दूरी, अगर ऐसे लिख देते हैं फेरेट तो आपका नाम गलत हो जाएगा। सब एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सटा होना चाहिए। तो फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा हुई तो सिंपल निकाल लेते हैं। आयरन का निकालना है तो पोटेशियम का आवेश +1 × 4, आयरन का X और साइनाइड का -1 × 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं बराबर 0, तो क्या आ गया, 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 - 4 बराबर 2।
यहाँ पर आ गया कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2, लेकिन 2 किस में लिखना है, रोमन में। यहाँ पे प्लस और माइनस आवेश नहीं है तो यहाँ पर हम आयन नहीं लिखेंगे। प्लस या माइनस आवेश यहाँ पर होता तो हम क्या लिखते, आयन लिखते। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। आप जानते हैं कि IUPAC नेम लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Fe H2O4 NH3 Cl SO2। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर कितने लिगेंड है, 3। आपको पहले बता चुके हैं कि लिगेंड जब एक से अधिक लिगेंड हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिगेंड को अल्फाबेटिकली सजाते हैं। जो लिगेंड अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, और जो लिगेंड अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। तो H2O का नाम क्या है, एक्वा। NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरीन। देखते हैं कि अल्फाबेट C तो बाद में आता है, C A पहला अक्षर A, इसमें भी पहला अक्षर है, इसमें भी पहला अक्षर है, और इसमें पहला अक्षर C। तो पहला अक्षर C A के बाद में आता है, इसलिए इसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब इस दोनों में विचार करते हैं, इसमें भी पहला अक्षर है, इसमें भी पहला अक्षर A है। तो जब पहला अक्षर सेम हो तो दूसरा अक्षर को देखते हैं। इसमें दूसरा अक्षर Q है और इसमें दूसरा अक्षर M है। तो M अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम और उसके बाद इसका नाम। 1 नंबर में इसका नाम, 2 नंबर में इसका नाम और 3 नंबर में इसका नाम। तो यहाँ पर 1 नंबर में एमीन का नाम था, यहाँ पर NH3 और एमीन कितने हैं, 1। IUPAC इसका नाम क्या होता है, एमीन। एमीन के बाद किसका नाम लिखेंगे, एक्वा का। कितने पानी है, 4। पानी के अणु कितने हैं, 4। तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए कौन सा शब्द, टेट्रा। H2O के लिए कौन सा शब्द, एक्वा। एक्वा का काम खत्म होने के बाद अब किसका नाम बचा, क्लोरीन। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। तो क्लोरीन। अब निगेटिव लिगेंड है कि पॉजिटिव लिगेंड, SO4 पर आवेश माइनस होता है। SO4 पर आवेश माइनस होता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होगा, प्लस। इसका आवेश माइनस, इसका आवेश प्लस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश प्लस हो गया तो ओरिजिनल नाम लिखते हैं, तो Fe को क्या लिखते हैं, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X। H2O का 0 × 4, NH3 0 × 8, क्लोरीन का -1 × 1, SO4 का आवेश -2 और SO4 की संख्या कितनी है, 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया X, ये 0 है, -1 -2 बराबर 0। X बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 2 बराबर 3। यहाँ पर देखिए कि Fe आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 3, 0 0 3। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 3। तो 3 को हम रोमन में लिखेंगे। लास्ट में SO4 है, SO4 का नाम क्या होता है, सल। तो अब हम इसका चौथा नंबर प्रश्न का नाम लिखना सीखे। अब बहुत जल्द 5वां नंबर क्वेश्चन का नाम लिखना हम। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नाम लिखना, यहाँ पर भी 2 लिगेंड है, तो NH3 का नाम होता है एमीन, Na2 का नाम होता है नाइट्रो या नाइट्रीटो-N या नाइट्रीटो-N। अब A और N, A अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम बाद में। एमीन का नाम पहले लिखेंगे, 5 एमीन है, एमीन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करते हैं। तो पेंटा NH3 है तो एमीन अब नाइट्रो, NO2 है तो नाइट्रो। ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, हम मान लेते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या X, NH3 का 0 × 5, Na2 का आवेश कितना होता है, -1 और NO2 की संख्या कितनी है, 1 बराबर प्लस क्लोरीन
का आवेश -1, 2 है तो -1 × 2 बराबर, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x, ये 0 को नहीं लेते हैं, -1 -2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1 + 2 बराबर 3। 0 -1 2 3। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या आ गया 3। तो 3 को हम किस में लिखते हैं? रोमन। 3 को हम किस में लिखेंगे? रोमन में। उसके बाद लास्ट में एक बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम क्या लिखते हैं? क्लोराइड। अब इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटा एमी। नाइट्रो को हम नाइट्रीटो एन भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रीटो एन। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्या है? कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम के रूप में है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया है? ऑक्सीकरण अवस्था आया है 3। और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अब नाइट्रो के बदले हम नाइट्रीटो एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस यही बात है, कोबाल्ट 3 और क्लोरीन है तो क्लोराइड। अब जस्ट बहुत फास्ट हम आईआईटी का भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है? CO H2O4 NH3 for twice Cl3। तो फिर यहाँ पर H2O और NH3। तो H2O का नाम होता है एक्वा, NH3 का नाम होता है एमी। दोनों में फर्स्ट लेटर ए है, तो यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले इसको लिखे कि इसको। यहाँ सेकंड लेटर एम है और सेकंड लेटर क्यू है। एम अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए एमीन का नाम पहले लिखेंगे। क्यू अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए इसका नाम हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। एमीन की संख्या कितनी है? 2, तो हम क्या लिखेंगे? डायएमीन। ये हो गया। अब इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। 4 को H2O में तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। H2O 4 है तो टेट्रा एक्वा। अब नेगेटिव लिगेंड है कि पॉजिटिव लिगेंड? तो यहाँ पर क्लोरीन का आवेश नेगेटिव होता है, तो क्लोरीन ऋणात्मक, ये प्लस कॉर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस, तो कोबाल्ट का ओरिजिनल नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या की बात हुई, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है, यहाँ भी निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लीजिए? x। H2O का आवेश 0 × 4, NH3 का आवेश 0 × 2, और क्लोरीन का आवेश क्या होता है? -1। क्लोरीन कितने हैं? 3 बराबर, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x, ये सब 0, x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +3। यहाँ से निकला सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या? +3। इसको हम किस में लिखेंगे? रोमन में, +3। अब उसके बाद लास्ट में आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या बचा? क्लोरीन थे, इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो कौन सा विकल्प से आंसर मैच कर रहा है? तो विकल्प नंबर डी से डायएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डी नंबर विकल्प सही है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब अभी तुरंत हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना सीखे। अब कोई भी एग्जाम जैसे जेईई, नीट, एम्स और NCERT बुक या NCERT एग्जाम्पलर्स का सभी क्वेश्चन आप बनाइए, आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीका से बनेंगे। अगर ऐसे तो दिक्कत होने की चांस नहीं है, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।